नमस्कार, मैं अजय कुमार। सरकार अगर सरकार की भूमिका निभाए तो मौजूदा वक्त में किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा का जन्म ही नहीं हो सकता है। सरकार अगर अपनी अभिव्यक्ति, काम और उठाए गए कदमों और विचारों से संविधान सम्मत और ईमानदार हो तो किसी भी तरह का दंगा ही नहीं होगा। मगर मौजूदा वक्त की सरकार इस तरह के किसी भी पैमाने पर खरा नहीं उतरती है। बहुमत के आधार पर चलने वाले लोकतंत्र में एक बहुसंख्यकवादी आवेग हमेशा हावी रहता है। इस बहुसंख्यकवादी आवेग का इस्तेमाल कर मोदी सरकार सत्ता तक पहुंची है। संविधान की शपथ लेकर चलने वाली सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह बहुसंख्यकवादी आवेग को सर उठाने नहीं देगी, मगर मोदी सरकार ने बिल्कुल इसका उल्टा काम किया है। बहुसंख्यकवाद के आवेग को खत्म करने की बजाय अंबानी, अडानी और कॉरपोरेट मीडिया के सहारे उसे जहरीले सांप्रदायिकता में तब्दील कर दिया है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि आग लगाने वालों की पहचान उनके कपड़ों से हो जाती है। सरकार के मंत्री खुलेआम मंच पर चढ़कर कहते हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। कार्यकर्ता पुलिस के संरक्षण में मुस्लिम के नरसंहार की रैलियां निकालते हैं। भाजपा के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन दिन भर राष्ट्रीय कर्तव्य के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत घोलने का काम करते हैं। नारे में राम का उद्घोष करते हैं और उसी नारे में मुस्लिमों को मारने का भी उद्घोष करते हैं। नारे ऐसे होते हैं कि भगवान श्री राम भी सुने तो शर्मिंदा हो जाए कि उनके नाम पर कैसा जहर बोया जा रहा है। ऐसे तमाम साक्ष्य मिलते हैं जो यह बताते हैं कि अगर सरकार चाहती तो नफरती भाषण नहीं होते, दंगा नहीं होता, और अगर लोक सेवा के लिए प्रतिबद्ध अफसर ईमानदारी से खड़े हो जाते तो पूरे भारत को नफरती भाषण और नफरती दंगों से बचा लिया जाता। 31 जुलाई को जब दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, ठीक उसके एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जो इस तरफ बहुत मजबूत तरीके से इशारा करती है कि अगर सरकार चाहती तो हरियाणा के नूह जिले से लेकर गुड़गांव और दिल्ली से सटे जितने भी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा, दंगा और मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण की घटनाएं घटी हैं, उन सब पर लगाम लगाई जा सकती थी। मगर ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा चाहती ही नहीं है कि सांप्रदायिकता से फैलने वाले जहर को किसी भी तरह से रोका जाए और उस पर लगाम लगाया जाए। 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बरेली के नवादा इलाके में कांवड़ियों का एक जत्था भगवान शंकर के मर्म के मुताबिक भक्ति की बजाय वह करने पर उतारू हो गया, जिसका परिणाम भयंकर सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो सकता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांवड़ियों का जत्था शासन प्रशासन द्वारा निर्देशित रूट की बजाय मुस्लिम बाहुल्य इलाके से जाना चाहता था, डीजे बजाते हुए जाना चाहता था। तो जाहिर सी बात है कि आशंका पनपेगी कि कांवड़िया उत्पात कर सकते हैं, नफरती गाना बजा सकते हैं, माहौल को सांप्रदायिक हिंसा के अनुकूल बना सकते हैं। इससे बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों को समझाया कि वह मुस्लिम बाहुल्य इलाके से ना जाए। कांवड़िया नहीं माने, उसी जगह पर मौजूद नूरी मस्जिद के सामने मुस्लिम बाहुल्य इलाके के रास्ते से जाने की जिद पर अड़ गए। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, कांवड़ियों को मुस्लिम बाहुल्य इलाके से जाने नहीं दिया। वहां के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने यह फैसला लिया था। मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने बताया कि सुबह से समझाया जा रहा है कि गैर परंपरागत जुलूस न निकाला जाए, क्योंकि आगे दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है। ईगो का माहौल बना लिया था। फिर भी हम आए और समझाते रहे। दूसरे पक्ष से हमने सहमति बना ली थी। इनके कहने पर फिर दोबारा हम बात करने आए तो उसमें कुछ खुराफाती लोग शामिल हो गए। ऐसे भी आशंका है कि 2-4 लोग उसमें दारू पी कर आए थे। 4 घंटे तक समझाया गया, ये नहीं माने, एग्रेसिव हो गए, बहुत अभद्रता और बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दिया। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था और किसी के पास ऐसी सूचना भी है। इसके बाद हल्का फुल्का बल प्रयोग कर भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। अब इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं। अगर यह बात वाकई सही है तो इस पूरे बयान को सुनने के बाद कोई भी यही कहेगा कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने थोड़ी बहुत कठोरता बरती, मगर एक सरकारी अधिकृत अफसर होने के नाते बहुत ही शानदार कदम उठाया। उनके फैसले की वजह से सांप्रदायिक हिंसा होते होते बच गई। मगर एसएसपी प्रभाकर चौधरी के यह फैसले लेने के 4 घंटे के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तबादले की एक लिस्ट जारी हुई। उसमें प्रभाकर चौधरी का नाम भी शामिल था। मतलब एक शानदार काम करने के लिए उनका तबादला कर दिया गया। सांप्रदायिक दंगे से पूरे समाज को बचाने के नाम पर उनका तबादला कर दिया गया। कहने वाले कह सकते हैं कि केवल उनका ही नाम नहीं बल्कि उनके साथ दूसरे अधिकारियों को भी उस दिन तबादला किया गया।
मगर समझने वाली बात यह है कि प्रभाकर चौधरी के 13 साल के कैरियर में यह 21वां तबादला यानी ट्रांसफर था। मतलब इसका अंदेशा ज्यादा है कि जैसा दिखता है और लोग बता रहे हैं कि कांवड़ियों पर कार्रवाई करने के चलते और मीडिया में बयान देने के चलते उनका तबादला किया गया है। मतलब यहां पर एक संभावना के बारे में आप साफ साफ सोच सकते हैं कि सरकार वैसे पदाधिकारियों की तैनाती नहीं चाहती है, वैसे अफसरों की तैनाती नहीं चाहती है जो किसी भी तरह से उसके सांप्रदायिक मंसूबों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। जो ऐसा करेगा उसका हाल प्रभाकर चौधरी की तरह कर दिया जाएगा। प्रभाकर चौधरी का तबादला हुआ, मगर इसमें एक अच्छी बात यह हुई कि एक ईमानदार अफसर के अपने कर्तव्य पर अड़े रहने की वजह से बहुत बड़ा सांप्रदायिक हिंसा होते होते बच गया। अब इस घटना से सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालिया निशान को पकड़कर हरियाणा की नूंह में हुए दंगे से जोड़ते चलिए और एक एक घटना का आकलन करते चलिए। आपको दिखेगा कि दोषी होने की सारी संभावित सुवियां शासन प्रशासन, हरियाणा सरकार से लेकर हिंदुत्व का जहर बोकर सत्ता में पहुंची मोदी सरकार की तरफ मुड़ी हुई हैं। हरियाणा का नूंह जिला दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र मेवात के इलाके में पड़ता है। यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां की 75 से 80% आबादी मुस्लिम आबादी है। यहां से 4-5 किलोमीटर दूरी पर एक नल्हड़ गांव पड़ता है। यहां से हर साल जल चढ़ाने की एक यात्रा की परंपरा रही है, मगर पिछले 3-4 साल से हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से बड़ी बड़ी यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई है। इस बार के दिन भर चलने वाली यात्रा का आयोजक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल था। यात्रा का रास्ता नल्हड़ गांव से शुरू होकर शहर के अलग अलग मंदिरों से होते हुए तकरीबन दिन भर का सफर तय कर श्रृंगार मंदिर तक था। 31 जुलाई के दिन इस यात्रा ने ऐसा रूप ले लिया कि चारों तरफ नफरत का कारोबार का उत्पाद दिखने लगा। धार्मिक यात्रा की धर्म के मुताबिक मर्म और प्रेम, भाईचारा, शांति, सद्भाव का पैगाम लेकर चलने वाली यात्रा बननी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा के सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यात्रा में वही नफरत दिखा जिसे वो पूरे देश भर में बोते रहते हैं। गाड़ियां जलती हुई दिखी, लोग भागते हुए दिखे, पत्थर, तलवार और गोलियां चलती हुई दिखी। नफरत का मंजर इतना भयंकर था कि अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर लोगों के इलाके में चल रहा यह नफरत का मंजर देखते देखते दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम तक पहुंच गया था। दिल्ली की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर नफरती भाषण का तांडव रचा। अब तक मिल रही खबर के मुताबिक तकरीबन 93 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और 176 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे दुखद बात यह है कि नूंह जिले के कई मुस्लिम परिवारों के लोगों ने अपने बच्चों को सांप्रदायिक नजरिए से पुलिस की गिरफ्तारी के डर से जिले से बाहर भेज दिया है और कई मुस्लिम परिवार इस इलाके से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। यहां से मिलने वाली खबरों को पढ़ने से पता चलता है कि पिछले साल जब यह ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई थी तो उस समय कुछ नफरती लोगों ने मिलकर वहां की मजार को तोड़ दिया था। आपसी सुलह के बाद सांप्रदायिक हिंसा होते होते बची थी। मतलब पिछले साल की इस यात्रा का अंदेशा बताता है कि इस साल भी उत्पात मचाया जाता। पिछले साल की घटना के आधार पर पुलिस प्रशासन को सतर्क और तैयार रहना चाहिए था। इंडिया टुडे का इन्वेस्टिगेशन बताता है कि इस यात्रा के 7-10 दिन पहले से ही नूंह जिले की सीआईडी टीम ने इस यात्रा के रास्ते में बहुत बड़े सांप्रदायिक हिंसा होने की संभावना को लेकर अपने ऊपर की अथॉरिटी को सूचित कर दिया था, मगर इस सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने खुद को तैयार नहीं किया था। ब्रिजमंडल यात्रा के हफ्ते भर पहले से मेवात के पूरे इलाके में वीडियो के जरिए नफरत फैलाई जा रही थी। स्वघोषित गौरक्षक बिट्टू बजरंगी का मेवात के मुस्लिम समुदाय को उकसावा देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा था। बिट्टू बजरंगी की एक क्लिप ऐसी वायरल हो रही थी जिसमें वह भगवा कपड़ा पहने हुए है और पीछे से साउंड चल रहा है कि गोली पर गोली चलेगी, बाप तो बाप रहेगा। यात्रा जिस दिन से शुरू हुई उस सुबह बिट्टू बजरंगी ने एक और वीडियो जारी की। इसमें वह यह कह रहा है कि 150 गाड़ियों के साथ आ रहा है। पूरी लोकेशन उन्हें दे दो, नहीं तो बोलेंगे कि दामाद ससुराल आया मगर बताया नहीं, फूल माला लेकर आया। साफ साफ दिख रहा है कि यह सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के मकसद से जारी किया गया वीडियो है। बिट्टू बजरंगी की उसी समय गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से कहकर ऐसे तत्वों को रोका जाना चाहिए था।
कई दिन पहले से भी बिट्टू का एक वीडियो वायरल चल रहा था। पुलिस प्रशासन को वीडियो सर्कुलेशन रोकना चाहिए था और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करना चाहिए था। बिट्टू बजरंगी पर कई मामले में केस पहले से भी दर्ज हो चुके हैं, मगर पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया, सब कुछ होने दिया, सांप्रदायिक हिंसा को भड़कने दिया। ऐसा किसके इशारे पर हो रहा था, इसे आप समझिए। इस वीडियो के अलावा मोनू मानेसर का वीडियो चल रहा था। मोनू मानेसर खुद को गौरक्षक दल का सदस्य बताता है, बजरंग दल का सदस्य है। उसके सोशल मीडिया पर तमाम जहरीले पोस्ट हैं और पुलिस अफसरों के साथ नजदीकियों की तस्वीरें हैं। इस पर पहले से ही कई सारे आरोप लगे हुए हैं। इसी साल फरवरी में हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद का अपहरण कर हत्या कर जला देने का मामला दर्ज किया गया है। मोनू मानेसर का कुकर्म एक समुदाय के खिलाफ इस तरीके का है कि उससे नाराजगी होना स्वाभाविक है। पुलिस के मुताबिक वह भगोड़ा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वह मानेसर में ही दिखता रहता है। पुलिस चाहे तो उसे घंटे भर में गिरफ्तार कर ले, मगर वह खुलेआम घूमते हुए पाया जाता है। इस मोनू मानेसर की ब्रिजमंडल यात्रा से पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वह कह रहा है कि वह भी आएगा और उसके तमाम समर्थक ब्रिजमंडल यात्रा में आएंगे। इस पोस्ट ने नूह के आम लोगों को बहुत ज्यादा उकसाया। इसके बाद नूह के कुछ कच्चे नौजवानों ने भी और कुछ मूर्ख लोगों ने भी बहुत ही अभद्र भाषा में इस तरह की वीडियो का प्रतिकार देते हुए वीडियो पोस्ट किया। अब यह सब मिलकर के हफ्ते भर से सांप्रदायिक माहौल गर्म कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ब्रिजमंडल यात्रा से पहले 27 जुलाई को पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की जो पीस कमेटी है उनके बीच एक मीटिंग हुई थी। पहले ही यह सारे वीडियो चारों ओर फैल रहे थे और 27 तारीख की मीटिंग में पीस समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को यह उकसावा देने वाला वीडियो दिखाया था। पुलिस प्रशासन ने कहा कि निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं होगा, मगर वाकई में कोई कदम नहीं उठाया। मतलब सोच कर देखिए कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोग कई अपराधों में आरोपी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ट्रकों को रोकते हैं और वसूली करते हैं, नफरती भाषण देते हैं। खुलेआम साक्ष्य है कि यह दंगा फैलाने के मकसद से निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन इन्हें रोक सकती थी, मगर क्यों नहीं रोका? बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी की तरह कोई अफसर इन पर कड़ी कार्रवाई कर सकता था, मगर क्यों नहीं किया? यह बहुत ही मजबूत इशारा करता है कि कहीं सरकार तो ऐसा नहीं करवा रही थी, कहीं सरकार की तो ऐसी नहीं चाहत थी कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, बिल्कुल ना रोका जाए। भाजपा के सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस ब्रिजमंडल यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। अगर इनकी यात्रा में ऐसे लोग आ रहे थे तो इन्हें रोकना चाहिए था। इन्होंने क्यों नहीं रोका? बताइए, आपकी शक की सुइयां सरकार के दोषी होने की तरफ मुड़ेंगे या नहीं? 150 गाड़ियां लाने की बात कही जा रही है। तमाम वीडियो में दिख रहा है कि तलवार, डंडे, बंदूक लेकर भगवाधारी घूम रहे हैं। अगर आप किसी सामान्य जुलूस का भी सहभागी बने होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि केवल शरीर लेकर चलने पर ही भगदड़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। यहां पर 150 गाड़ियां आने की बात कही जा रही है। तलवार, डंडा, बंदूक लाया गया है। यह कौन सी धार्मिक यात्रा है? यह कौन सी शिव भक्त हैं? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्या करवाना चाह रही थी? पुलिस वालों ने इस यात्रा की अनुमति कैसे दी? प्रभाकर चौधरी ने जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों से उज्जड कांवरियों को जाने नहीं दिया, ठीक उसी तरीके से अगर नूह का पुलिस प्रशासन इन 150 गाड़ियों को ले जाने की अनुमति नहीं देता, तलवार, डंडा और बंदूक ले जाने की अनुमति नहीं देता, जिद्द करने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं सहित छुटभैया गुंडों पर कड़ी कार्रवाई करता, तो इतनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा ना होती। मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया, सब कुछ होने दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में इसी ब्रजमंडल यात्रा के लिए 2200 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। ऐसे में एक मजार भी तोड़ दिया गया था। मगर इस बार सांप्रदायिक हिंसा होने के तमाम संभावनाओं के बावजूद महज 800 सुरक्षाकर्मी, यानी पिछले बार के मुकाबले महज 30% सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, जिसमें से ज्यादातर होमगार्ड और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिसर थे, जिनकी ट्रेनिंग भीड़ के प्रबंधन के लिए तो होती है, मगर कानून व्यवस्था की गड़बड़ी को संभालने के लिए नहीं। बताइए और सोचिए कि ऐसा किसके इशारे पर हुआ होगा? सब कुछ जानने के बाद भी पुलिस बल की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई? सांप्रदायिक हिंसा को संभालने वाले पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की गई? बताया जा रहा है कि जब पथराव हुआ तो 2 होमगार्ड की मौत हो गई और उसके बाद वहां से पुलिस पूरी तरह से गायब हो गई। उसके बाद 2-2.5 घंटे तक जमकर आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, दुकानें जलाई गई, दुकानें लूटी गई। धीरे धीरे यह हिंसा गुरुग्राम तक पहुंच गई। यहां के सेक्टर 57 के एक मस्जिद को तोड़ा गया, यहां के मस्जिद के एक नौजवान इमाम को मार दिया गया। उन लोगों के साथ सब कुछ हुआ जिनका नफरत से कोई लेना देना नहीं था और जिन्हें अगर सरकार ईमानदारी से काम करती तो बचा सकती थी। अगर अब भी आप नहीं सोच रहे हैं तो इस तमाम घटनाओं के साथ भाजपा के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान का सहारा लीजिए। किसने हथियार दिए?
उनको इस जुलूस में ले जाने के लिए किसने हथियार दिए? जुलूस में कोई तलवार लेकर क्यों चलता है, लाठी डंडे लेकर चलता है जुलूस के लिए? उन्हें हथियार किसने दिए? अगर इन सबके बीच कहीं पर बीच बचा हुआ लोगों को बचाया गया है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका वहां के मुस्लिम और हिंदू समाज के आपसी भाईचारे ने निभाई है। उन लोगों ने आगे आकर बीच बचाव किया है। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर जाइए, ट्विटर के टाइमलाइन पर। वहां पर एक ऐसा वीडियो दिखेगा जिसे यूट्यूब के गाइडलाइन के मुताबिक हम यहां पर नहीं दिखा सकते हैं, मगर उस वीडियो में दिखेगा कि सफेद शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति नल्हड़ मंदिर की छत पर खड़ा होकर बंदूक से गोली चला रहा है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति फरीदाबाद के बजरंग दल का कार्यकर्ता अशोक बाबा है। उसके कई वीडियो मोनू मोनीशर के साथ हैं, उसके साथ कई और लोग भी हैं। यह सभी लोग गले में विश्व हिंदू परिषद का गमछा बांधे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में हथियार है। बगल में एक नहीं बल्कि कई पुलिस वाले खड़े हैं। सफेद शर्ट पहना हुआ व्यक्ति गोली मार रहा है मगर पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह के नजारे साफ साफ देखने को मिल रहे हैं जहां पर पुलिस होते हुए भी पूरी तरह से निष्क्रिय है, तो क्यों ना कहा जाए कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा है, ना कि सामुदायिक हिंसा। जानकार बताते हैं कि नूह का यह पूरा इलाका बहुत ही गरीब इलाका है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि यह भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के 20 जिलों में से केवल एक ही जिला यह ऐसा है जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। बहुत ज्यादा शिक्षा की कमी है, भयंकर बेरोजगारी है, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। इस इलाके में बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ ऐसा कराने की कोशिश की जा रही थी जिसे आधार बनाकर पूरे देश में मुस्लिम नफरत का संदेश फैलाया जाए, पूरे देश भर में ध्रुवीकरण किया जा सके। लिंचिंग की कुछ बड़ी घटनाएं इसी इलाके में हुई हैं। यहां की महापंचायतों में खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण दिया जाता है। यहां की राजनीति पर चंद परिवारों का कब्जा है। कहने का मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि यह इलाका भाजपा के लिए देश भर में सांप्रदायिकता के नाम पर ध्रुवीकरण करने के लिए कितना सटीक बैठता है। इसी काम को किए जाने की संभावना यहां पर सबसे ज्यादा दिखती है। एक बात और समझिए, जब पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ होने वाली नफरती भाषण, दंगे और हिंसा पर सरकार किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाती है, बल्कि पूरी तरह से यह दिखाती हुई प्रतीत होती है कि वह इस तरह की हिंसा पर ध्यान नहीं देगी, तो इसका सबसे गहरा असर मुस्लिम समुदाय के मानस पर पड़ता है, एक संवेदनशील नागरिक पर पड़ता है। एक लोकतंत्र के नागरिक होने के बावजूद भी सारे संवेदनशील और अमन पसंद नागरिक खुद को अनाथ महसूस करते हैं। किसी भी देश के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है जिसकी परिणति बहुत भयंकर साबित हो सकती है। अंत में चलते चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर गौर कीजिएगा। वह कहते हैं कि सबकी सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इस पर उनसे पलटकर पूछना चाहिए कि अगर उनकी पार्टी सबके भीतर जहर घोलने का काम कर सकती है तो सबकी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकती है? क्या भाजपा के नेताओं को केवल जहर घोलने की ट्रेनिंग दी गई है? शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।